डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल का पार्ट 2। और इससे पहले हम माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कोशिकाओं की जो माइक्रोस्कोपी की जाती है उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू कैसे देखा जाता है। आज हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर ये पढ़ेंगे कि कोशिकाओं को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ विशेषताएं हम पढ़ने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कोशिकाओं को, सेल्स को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है। अगर आप ध्यान दें तो जीवन जीने के लिए जिन जिन प्रोसेस की आवश्यकता होती है या मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होती है, वो सारा का सारा प्रोसेस, जो सबसे छोटी जो अगर आप ये मान सकते हैं शरीर की सबसे छोटी से छोटा कौन सा वह स्थान है जहाँ पर ये सारी की सारी क्रियाएं होती है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वह स्थान कोशिका है। इसीलिए कोशिका को यह माना जाता है कि वह जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन से संबंधित जितने भी प्रोसेस होते हैं, मूलभूत प्रोसेस, जो बेसिक प्रोसेस होते हैं, वो सारे के सारे सेल्स में होते हैं। तो इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और अब थोड़ा सा देखते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। जैसा कि आपके सिलेबस कंटेंट में दिया होता है आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अभी आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रकाभ होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ। तो ये सब हम देखते हैं। और यूकैरियोटिक सेल को भी हम दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक तो प्लांट सेल्स जिनके चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, और दूसरी एनिमल सेल जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। इनको ज्यादा डिटेल से इन तीनों टाइप की सेल्स को एक तरीके से देखिए, एक बार वापस देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता ही चुका हूं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बैक्टीरियल सेल है और यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप की सेल है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये एक तरीके से बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इन तीनों को हम डिटेल से आगे देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज हम केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो अब ये देखते हैं कि कोशिकाएं बनी किससे होती है। अगर आप देखोगे कोई भी कोशिका है, कोशिका की ये वाला पार्ट है, बाहर की जो है मेम्ब्रेन है, या फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनेल अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, किसी की भी मेम्ब्रेन है, वो कैसे बनी होती है। तो इसको देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है। एक छोटा सा हम इसका टुकड़ा लेके देख रहे हैं, ये मान लीजिए। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि वो हर एक उसका जो आर्किटेक्चर है, हर एक ऑर्गेनेल्स में, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्जी बॉडी हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, सभी जगह लगभग एक जैसा होता है। थोड़ा बहुत प्रोटीन के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो एक तरीके से ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर कैसे कि आप इसको मान सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए एक, देखिए लिपिड बाइलेयर ऐसे कहते हैं कि एक लिपिड की लेयर तो ये है ऊपर वाली, और एक दूसरी लिपिड की लेयर ये है। तो लिपिड बाइलेयर है। तो लिपिड क्या है इसके अंदर, एक लिपिड को जो बनाने का इसमें जो तरीका दिखाया है कि ये हेड है उसका और ये उसकी टेल है। और ये जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर से दूर भागने वाला। ये वाटर लविंग पार्ट है। तो ये लिपिड की एक बेसिक एक नेचर है। और ये देखिए यहाँ इसको 3D में दिखाया गया है। इसके अंदर 3D मॉडल में एक तरीके से दिखाया गया, एक टुकड़ा लेकर के हम इसको देख रहे हैं बिल्कुल। अब इसी का इतना पार्ट ही जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे ये दिखाया गया है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। इसमें प्रोटीन भी बीच बीच में होते हैं, कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन भी इनको बोलते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन ही जो है वो सारा कुछ कंट्रोल करती है कि किस तरीके से बाहर से कोई मटेरियल अंदर आना है या अंदर से बाहर जाना है। तो इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है, जिसको हम अभी देखने वाले हैं। और बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। पहले आप ये जानिए कि इसमें, इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं। 3 बीकर लेते हैं, पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। 3 बीकर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तीनों के अंदर देखिए, एक के अंदर हम लेते हैं
देखिए सभी के अंदर हम जो है किशमिश लेते हैं, जिसको रेजिन्स बोलते हैं, किशमिश लेते हैं। तो इसके अंदर भी डाल दिया हमने, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया, तीनों के अंदर किशमिश डाल दिया। और यहाँ हम एक तरीके से जो कंसंट्रेशन लेते हैं, बाहर जो शुगर सॉल्यूशन डालते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ शुगर सॉल्यूशन जो डालेंगे, यहाँ पर आप शुगर सॉल्यूशन की बजाय प्योर वाटर भी ले सकते हैं। यहाँ बिल्कुल प्योर वाटर ले सकते हैं, प्योर वाटर, ठीक है। और यहाँ की जो कंसंट्रेशन होगी, जो सेकंड नंबर है, इसमें यानी किशमिश के अंदर के जो सेल सैप है उसकी और जो सॉल्यूशन है लगभग बराबर होगी। और यहाँ पर जो बाहर का सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, यानी इसमें चीनी ज्यादा मात्रा में घुली होगी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है बाहर वाला, इसकी मिठास जो है वो किशमिश से ज्यादा होगी। अब तीनों प्रकार के सॉल्यूशंस में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जहां बाहर हमने प्योर वाटर रखा था, यानी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, वहां क्या होता है, वाटर बाहर से किशमिश के अंदर प्रवेश करता है। इस वजह से आप देखेंगे कि जब हमने प्रारंभिक स्थिति के अंदर यहाँ किशमिश डाली थी तो वो छोटी थी, पतली थी, और बाद में वो फूल करके मोटी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, यानी बाहर से वाटर इसके अंदर प्रवेश कर गया, तो यहाँ क्या होगा, एंडो ओस्मोसिस। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता या कंसंट्रेशन उसमें उसके अंदर जो सेल डाली गई है उसकी कंसंट्रेशन से कम होती है, उसको हम हाइपोटोनिक या अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। दूसरी बात आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसा कि नाम से ही, आइसो का मतलब एक जैसा, यानी शुगर जो सॉल्यूशन बाहर डाला है उसका मिठास और जो इसके अंदर जो किशमिश हमने डाली थी, दोनों का मिठास बराबर है। तो यानी दोनों में वाटर कंसंट्रेशन लगभग बराबर है। तो जितनी मात्रा में वाटर इससे बाहर आता है तो उतनी मात्रा में अंदर चला जाता है, या हम यूं कहते हैं कि नेट ना तो गेन होता है ना लॉस होता है वाटर का किशमिश के अंदर। तो ऐसे में वाटर मूवमेंट को हम मानते हैं कि वाटर मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जो है किशमिश जो है अपने मूल रूप में ही, अपने जिसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी उसी में ही पड़ी रहती है। यानी आप देख सकते हैं कि नेट जो वाटर है कंप्लीट रूप से अंदर नहीं जाता है, या अंदर से कंप्लीट रूप से, यानी नेट, हम कह सकते हैं कि नेट गेन और लॉस नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो सॉल्यूशन है वो कहलाता है आइसोटोनिक। नाम से स्पष्ट है, आइसो का मतलब एक जैसा। तो ये समपराशरी, हिंदी में इसका नाम है समपराशरी। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है सेल का साइज, इसके अंदर जो डाली गई रेजिन है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है उसके साइज के अंदर। तीसरी स्थिति देखते हैं, जहां बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका मिठास ज्यादा है अंदर से, तो वाटर जो है वो किशमिश से बाहर आ जाता है, बाहर के सॉल्यूशन में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस सेल का वॉल्यूम या आयतन कम हो जाता है, इस वजह से इसका जो साइज है वो छोटा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल साइज डिक्रीज हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी अति पराशरी विलयन बोलते हैं, जिसमें कोशिका पिचक जाती है। और एक बार फिर से देख लीजिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोशिका फूल जाती है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोशिका के साइज में कोई परिवर्तन नहीं आता, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोशिका का साइज छोटा हो जाता है। यहाँ हमने रेजिन डाली थी, उसके कंपैरिजन में हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिका, ऐसा ही कोशिकाओं के साथ होता है। ये सब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे वाटर के आवागमन के कारण होता है। अब सवाल ये उठता है कि ओस्मोसिस किसे कहते हैं। आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस को समझाने के लिए बड़ा ही एक सरल सा टर्म है कि ओस्मोसिस वह प्रोसेस है जिसके द्वारा दो विलियन जो है, जो कि किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेटेड है, यानी बीच के अंदर वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो संरचना मैंने आपको पहले बताई थी, और वो सेपरेटेड है, और उनके अंदर जल का जो आवागमन है वो जल की सांद्रता के अनुसार होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि अगर दो विलीनों के बीच जल के अणुओं का आदान प्रदान जल की सांद्रता के अनुसार होता है, अगर वे दोनों किसी मेम्ब्रेन के द्वारा विलगित किए गए हों या सेपरेट किए गए हों, तो यह प्रोसेस ओस्मोसिस कहलाता है, यानी परासरण कहलाता है।
तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आइकन पर प्रेस करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये जानकारियाँ पहुंच पाए अति शीघ्रता से।